हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग यूनिट 6 ऑफ PSIR डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल इज़ गोइंग ऑन। यूनिट नंबर 6 है डेमोक्रेसी, जिसमें आता है क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज, देन डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी, डेलिबरेटिव। ये हमारा टॉपिक्स है। इसमें ये टॉपिक्स और इसके अंडर जितने भी सब टॉपिक्स आए हैं, जिनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनमें से रिपीटेडली UPSC क्वेश्चन पूछता है, ये सब चीज़ें हम इन लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 में। अब हम लोगों की अप्रोच क्या रहती है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप PSIR का सबसे पहले आप सिलेबस देखोगे, UPSC का ऑफिशियल साइट पर जाकर आप सिलेबस देख लेना, तो उसमें आपको यूनिट नंबर 6 ये दिख जाएगी। अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं कि UPSC पूछता क्या है, सबसे पहले आपको उसी पे ध्यान देना है, क्योंकि इन दी एंड आपको जाके एग्ज़ाम में लिख कर ही आना है, आंसर ही लिख कर आना है और वही आंसर लिख कर आना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। और UPSC हर साल क्वेश्चंस रिपीट करता है, ये चीज़ आपको पता लगेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई भी रैंडम आप बुक उठा के देख सकते हो। विशाल पब्लिकेशंस की बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो आप ले के आ सकते हो। और इनफैक्ट हम लोग उस PYQ को भी बहुत और ज़्यादा अच्छे से सेग्रीगेट करते हैं टॉपिक वाइज। इनफैक्ट सब टॉपिक वाइज भी हम सेग्रीगेट करते हैं, ताकि आपको डेमोक्रेसी में से भी कहाँ से क्या क्वेश्चन आया वो तक पता लग जाए। ठीक है। अब जो UPSC क्वेश्चन पूछ रहा है, वही क्वेश्चंस के हिसाब से और वही क्वेश्चंस के बेसिस पर हम ये सारे नोट्स बनाते हैं, सो दैट इसमें आपको ये भी पता रहेगा कि UPSC कौन सा क्वेश्चन दोबारा पूछेगा या पूछ सकता है, और जो भी पूछेगा वो यहीं से पूछेगा। इसके अलावा ना ही आपको कोई बुक रेफ़र करने की ज़रूरत है और ना ही आपको कोई भी और नोट्स भी रेफ़र करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत सफिशिएंट नोट्स हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत और रिसर्च से बनाए गए नोट्स हैं, इसलिए प्लीज़ आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग मतलब कहीं और से आपको कोई बुक रेफ़र करने की नीड है या नहीं। बिल्कुल नीड नहीं है। ठीक है। वही सेम क्वेश्चंस हैं, वही सेम आंसर्स उसके रहने वाले हैं, उसी को आपको डिस्कस करके आना है। अब डेमोक्रेसी के अंडर जितने भी सब टॉपिक्स हैं सब हम डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपको ये भी पता हो कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, बट सिंस वो सिलेबस का पार्ट है इसलिए हमारे लिए करना ज़रूरी है। बट मैं हर लेक्चर में आपको ये बता देती हूँ कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कौन सा टॉपिक थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है या इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिसमें से UPSC क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्योंकि अगर UPSC ने 40 साल से क्वेश्चन नहीं पूछा है तो अभी भी काफ़ी कम चांसेस है कि वो क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसे टॉपिक्स भी मैं आपको साथ ही साथ लेक्चर में बता देती हूँ कि ये टॉपिक्स करने हैं, ये टॉपिक्स छोड़ देने हैं। ओके, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। जो जो भी मैं बताऊँ कि ये टॉपिक्स करने हैं, इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है UPSC पूछेगा ही पूछेगा उसमें से क्वेश्चन। इसलिए उस चीज़ को तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना, कर जाना। ऑलराइट। इस कोर्स की डिटेल के लिए आप synopsisize.in वेबसाइट पर जा सकते हो। इस वेबसाइट पे आपको अलग अलग कोर्सेज़ मिलेंगे। तो ऑप्शनल कोर्सेज़ में, ऑप्शनल क्लासरूम में आप जा सकते हो। इसमें PSIR ऑप्शनल कोर्स आप देख लेना। तो यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स आपको जो भी चाहिए PSIR के लिए वो आपको सारी मिल जाएगी। और अप्रॉक्स 80 to 100 आवर्स का कोर्स है, और सब चीज़ें हम लोगों ने इन कोर्स में कवर की है, इस पूरे कोर्स में। तो मतलब ये बहुत सफिशिएंट है ये कोर्स। ऑल्सो एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी, चाहे आप नोट्स आपको किसी के भी फॉलो करने हैं, मतलब मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप कि यही के नोट्स बहुत अच्छे हैं या ऐसा कुछ है। अगर आप करना चाहो आप खुद भी बना सकते हो नोट्स, बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। बस आपको सिलेबस और PYQs उठाने हैं, उसके हिसाब से आपको अपने आप आपको पता लगेगा कि UPSC हर साल क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो आप जहाँ से भी नोट्स बना रहे हो, या तो खुद बना रहे हो या किसी और के नोट्स पढ़ रहे हो, उसमें आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक बार आप सिर्फ एक चीज़ चेक कर लेना, बेसिक रिक्वायरमेंट कि सिलेबस के हिसाब से सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं और PYQs के हिसाब से सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको उन नोट्स में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको PYQs या UPSC जो भी पूछ रहा है वो आंसर्स मिल पा रहे हैं तो समझ जाना कि नोट्स अच्छे हैं। अगर नहीं मिल रहे आंसर तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उन नोट्स का, तो आप छोड़ भी सकते हो उन नोट्स को। तो इसीलिए जो भी आप नोट्स रेफ़र करोगे ये चीज़ ज़रूर देख लेना कि UPSC पूछ क्या रहा है, और जो पूछ रहा है क्या वो नोट्स में मिल पा रहा है या फिर इररेलेवेंट चीज़ें ज़्यादा डिस्कस की गई हैं। बस वो चीज़ ध्यान में रखना।
अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो डेमोक्रेसी से सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या क्या क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जैसे पूछे गए थे। 2005 का ये क्वेश्चन था, डेमोक्रेटिक थ्योरी प्रीसपोजेस सेल्फ डिटर्मिनेशन, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस। ये क्वेश्चन पूछा है, डिस्कस दिस विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड ये चीज़ पूछी गई है। फिर नेक्स्ट 2020 का बहुत रीसेंट क्वेश्चन है ये तो अभी का ही, टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द इनएडिक्वेट इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी अफेक्टेड द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डेमोक्रेसी को, सिंस क्लासिकल कंटेम्प्रेरी थ्योरीज हैं वगैरह, तो डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जिस भी टॉपिक को आप डिस्कस कर रहे हो, इंट्रोडक्शन में आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे। तो डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोस का मतलब होता है पीपल, लोग। क्रेटोस का मतलब होता है रूल, मतलब कि लोगों के द्वारा रूल करना। तो ये 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर क्या होता है कि लोगों के पास अथॉरिटी होती है कि वो अपने लेजिस्लेटर को खुद चूज़ करें। जैसे हम लोग अपने लेजिस्लेटर को खुद चूज़ करते हैं, ठीक है, फिर वो जाके पावर में आते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और एक ओरिजिनल फॉर्म होती है जहाँ पर लोगों के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो पूरी लेजिस्लेशन ही खुद डिसाइड कर लें। तो ये 2 अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की यहाँ पर बात की गई है और डेमोक्रेसी इसके बारे में है। अब थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी में अलग अलग थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी हैं। सबसे पहली है क्लासिकल डेमोक्रेटिक थ्योरी। अब देखो आप, जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं आपको बता दूंगी हर लेक्चर में कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के हिसाब से क्या है, क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज। तो क्लासिकल थ्योरी हम लोग ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्लासिकल डेमोक्रेटिक थ्योरी ज़रूर डिस्कस कर रहे हैं, बट आपको ये ज़रूर एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, इस पर से कोई भी एज सच क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ठीक है। जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन अभी इतना ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा गया है, तो आप इसको थोड़ा सा एंड के लिए रख सकते हो ये टॉपिक, ठीक है। जैसे कि कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक थ्योरी है, इस पर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था 2012 में, कमेंट ऑन इश्यूज ऑफ डिबेट इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक थ्योरी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया तो ये आप पहले करोगे ऑब्वियसली, है ना। अब जब क्लासिकल डेमोक्रेटिक थ्योरी से इतना नहीं पूछा गया है तो आप इसको थोड़ा सा एंड के लिए रख सकते हो। तो अब इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है ये। अब देखते हैं कि क्लासिकल डेमोक्रेटिक थ्योरी होती क्या है, कहाँ से आई है। तो ये जो क्लासिकल डेमोक्रेसी है, थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड दे देती हूँ। इसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। जैसे मैंने आपको 2 तरीके की डेमोक्रेसी बताई थी। एक डेमोक्रेसी यहाँ थी जहाँ पर जैसे हम लोग क्या हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जाता है, अपना गवर्नमेंट बनाता है, और गवर्नमेंट बनाने के बाद वो हमारी तरफ से रूल करता है, मतलब हमारे बिहाफ पर रूल करता है। पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो क्लासिकल डेमोक्रेटिक थ्योरी है, वहाँ पर क्या हुआ करता था, पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि या तो लोग डायरेक्ट रूल करें, खुद ही लेजिस्लेशन अपनी बनाएं। तो ये यहाँ पर ये सिंबॉलिक है, क्लासिकल डेमोक्रेटिक थ्योरी यहाँ इस चीज़ से स्टार्ट हुई थी कि लोग खुद ही पार्टिसिपेट करके खुद ही अपना लेजिस्लेशन बना लेते थे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती आ रही थी, और एथेंस जो है वहाँ से ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ओरिजिन हुआ था। तो एथेंस से ये स्टार्ट हुई थी। तो हुआ क्या था कि एथेंस के अलावा और भी कुछ ग्रीक सिटी स्टेट्स थे जिनमें ये जो काफ़ी पावरफुल थे, काफ़ी प्रोमिनेंट थे, और पर एथेंस कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट था जहाँ पर ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई थी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये डेवलप हुई थी अराउंड 800 to 500 BCE में। ये इस टाइम पर एथेंस में डेवलप हुई थी। यहाँ पर क्या होता था कि सिटीजन्स जो हैं, जो कि असेंबली के मेंबर्स भी होते थे, वो डायरेक्टली लॉज बनाने में पार्टिसिपेट करते थे। और इस तरीके की जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ आपको पता ही है कि छोटी स्टेट में ही हो सकती है, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा स्टेट छोटी होगी उतना ही लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, है ना। कि भैया अगर आप सोचो अगर 10-15 ही लोग हैं तो 10-15 लोग तो खुद को अपने आप मैनेज कर सकते हैं, अपना लेजिस्लेशन खुद ही बना लेंगे। तो मतलब जितनी छोटी स्टेट थी उस हिसाब से लोगों ने कहा कि भैया हम भी अपने लॉज खुद ही बना लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, अभी इतने सारे लोग हैं ही नहीं। तो लोग भी उस टाइम पर पॉलिटिकली एजुकेटेड भी थे, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और डेमोक्रेसी लिमिटेड भी थी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मेजॉरिटी इन्हेबिटेंट्स जितने भी थे वो ज़्यादातर स्लेव्स थे या फिर नॉन सिटीजन्स थे। अब धीरे धीरे हुआ क्या, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई, मिडल एजेस में आ गए, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का जो आइडिया था ना गवर्नमेंट में, वो चीज़ आने लगी थी। जिसमें से क्या हुआ, जैसे 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 लोग बढ़ते गए
तो उसमें क्या हुआ कि आप लोगों ने डिसाइड किया भाई हम लोग तो सभी लोग अपने अपने लेजिस्लेशन नहीं बना सकते, तो इसलिए हम लोग एक पर्सन को चूज़ कर लेंगे जो हमारे बिहाफ पर जाकर रूल कर लेगा, या हम कुछ लोगों को चूज़ करेंगे जो हमारे बिहाफ पर जाके रूल करेंगे। मान लो 100 लोगों की पॉपुलेशन है, एक जगह पर 100 लोग रहते हैं, तो उन्होंने कहा हम ऐसे 10 लोगों को चूज़ कर लेंगे जो 10 लोग जाके हमारे लिए रूल करेंगे, ठीक है, हमारे बिहाफ पर। अब ये चीज़ जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसे ही यही मॉडर्न, धीरे धीरे ये मॉडर्न वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है ना वो ऐसे डेवलप होती रही। तो जब ग्रीक्स ने सबसे पहली डेमोक्रेसी क्रिएट की जो कि मैनकाइंड के द्वारा जानी जाती है, तो उन्होंने यही इन्विजन किया था कि भाई बहुत ज़्यादा सिटीज़न पार्टिसिपेशन उसमें होगा, सिटीजन्स अपने ओपिनियंस, अपनी डिबेट, अपने वोट को एक सिस्टम में लेकर आकर एक्सप्रेस करेंगे, जिसे उन्होंने नाम दिया क्लासिकल डेमोक्रेसी का, ठीक है। तो ये पूरी चलती आ रही थी एथेनियन डेमोक्रेसी, ये पूरा एक क्रक्स था इसका। अब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं एथेनियन डेमोक्रेसी के जो कि क्लासिकल डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मास मीटिंग का एक मॉडल था। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मास मीटिंग का मॉडल था ये, ठीक है। तो ये चीज़ चलती आ रही थी जहाँ पर एथेनियंस जो है वो थोड़े थोड़े टाइम में आपस में मिलते थे, सिचुएशंस क्या हैं स्टेट की वो डिस्कस करते थे, उस पर पॉलिसीज़ और डिसीजन बना लेते थे, ठीक है। फिर और दूसरी चीज़ क्या थी कि फुल टाइम पब्लिक ऑफिशियल्स चूज़ किया करते थे ये लोग। एथेनियंस खुद ही अपना या तो मान लो लॉटरी सिस्टम निकाल लिया, या फिर उन्होंने कहा हम लोग इलेक्शन ही लड़ लेते हैं। तो इसमें क्या होता था कि फुल टाइम पब्लिक ऑफिशियल्स चूज़ होते थे, ठीक है, ये चीज़ थी। अब अरेंजमेंट भी ये इस तरीके से किया जाता था कि हर एक सिटीज़न को पार्टिसिपेशन का स्कोप मिले, कि हर एक सिटीज़न स्टेट के ऑफिसेज में पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है, हर एक सिटीज़न को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, क्योंकि सब एजुकेटेड थे, पॉलिटिकली एजुकेटेड थे। अब नेक्स्ट चीज़ के एथेनियंस ने कभी हेजिटेट भी नहीं किया कि वो स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करें या नहीं करें, और हमेशा से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी जाने नहीं दी, ठीक है। तो हमेशा अफेयर्स ऑफ द स्टेट में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट चीज़ क्या थी कि ऑफिशियल पोजीशन जितनी भी थी वो सिटीजन्स में भी रोटेट होती रही, और कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी किसी को भी कि एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए जैसे आजकल ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो सब नहीं दिया जाता था। तो ऑफिशियल पोजीशंस को रोटेट किया जाता था, ऑफिशियल पोजीशंस वर रोटेटेड, ओके। फिर नेक्स्ट चीज़ थी कि ऑल्दो कुछ मिलिट्री जनरल्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ज़रूर होती थी, मिलिट्री जनरल्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग अरेंजमेंट ज़रूर होते थे। तो इस तरीके से एथेनियन डेमोक्रेसी जो थी वो एक क्लासिकल डेमोक्रेसी जो कि एंशिएंट ग्रीक में काफ़ी काम की थी, तो उसको ये रिप्रेजेंट करता है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या है इसके बारे में। जो अगर हम लिबरल ट्रेडिशन की बात करते हैं तो ये जो कंसेप्ट्स हैं लिबर्टी का, इक्वालिटी, राइट, सेक्युलरिज्म, जस्टिस वगैरह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फंडामेंटल हो जाते हैं। और बहुत ही स्टार्टिंग से जितने भी लिबरल थिंकर्स हैं उन्होंने डेमोक्रेसी को ये एडवोकेट किया कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट वे है कि अगर आप ये सारे जो आपके कंसेप्ट्स हैं उनको आप पाना चाहते हो, ये सारे कंसेप्ट्स अगर आप किसी भी तरीके से फुलफ़िल कर सकते हो तो आप डेमोक्रेसी के थ्रू ही कर सकते हो। अब जैसे जैसे लोगों को मोनार्क से फ्रीडम मिली, फ्यूडल लॉर्ड से अपनी फ्रीडम मिल गई, और मतलब जितनी भी पावर थी होती थी पहले मोनार्क्स और फ्यूडल लॉर्ड्स के पास, उससे जब आज़ादी मिली लोगों को, तो लोगों ने कहा कि भाई डेमोक्रेसी बेस्ट वे है कि हम कैसे सोसाइटी को गवर्न करना चाहिए, उसके लिए हम डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे। अब थॉमस हॉब्स हैं, उन्होंने लिवियाथन में 1651 का उनका वर्क है, उनमें ये कहा था कि जो सेंट्रल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है वो यही है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के द्वारा क्रिएट हो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही जॉन लॉक ने भी आर्ग्यू किया था कि गवर्नमेंट तो भाई लोगों के द्वारा ही क्रिएट होनी चाहिए, और उसका सोल एम ये होना चाहिए कि वो लोगों के हित के बारे में सोचे, वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। तो इसीलिए ये जो पूरा प्रोसेस था पॉलिसी मेकिंग का, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी था और इतना ट्रांसपेरेंट और फेयर भी नहीं था जैसे कि क्लासिकल लिबरल्स चाहते थे, क्योंकि सिंस बहुत सारे लोग हैं और कुछ लोग को आप चूज़ करके भेज रहे हो, अब नाउ हाउ कैन यू ट्रस्ट दोस कुछ पीपल, है ना, कि अगर 10 लोग जा रहे हैं भाई, 10 लोगों पे हम ट्रस्ट कैसे करेंगे वो ठीक काम करेंगे। और 100 लोगों का
आप और नेचुरल सी बात है कि जितने ज़्यादा डाइवर्स लोग होंगे उतने ज़्यादा ओपिनियंस भी अलग होंगे, उतने ज़्यादा उनके प्रायोरिटीज़ भी अलग होंगी। तो किसी पर्सन को कुछ चाहिए, किसी पर्सन को कुछ चाहिए, हर किसी की डिज़ायर भी फुलफ़िल करना पॉसिबल नहीं है। फिर हर एक रिप्रेजेंटेटिव के भी अलग अलग डिज़ायर्स होते हैं, वो चीज़ भी इम्पैक्ट करती है। तो भाई ये सब चीज़ें इतना आसान नहीं रहा जितना लगता था। फिर क्लासिकल लिबरल केस का ये क्रिटिसिज्म माना जाता है कि इसे पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस्ड है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पर की बात नहीं करते हैं ये, ठीक है। तो ये चीज़ भी मानी जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बात की गई हैं जो क्लासिकल डेमोक्रेटिक थ्योरी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। अब ये जो पूरी चीज़ है इसको आप रखोगे एंड के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है? कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक थ्योरी। यहाँ से क्वेश्चन फिर भी आ सकता है, यहाँ से चांसेस थोड़े कम है। एंड के लिए रख लेना, टाइम बचे तो पढ़ लेना, नहीं बचे तो कोई बात नहीं, फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट करो। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको मान लो 10 नंबर चाहिए तो 10 में से पहले आप 8 तो सिक्योर करोगे ना। अगर 2 नंबर रह भी जाते हैं तो भी अभी आप उसको अवॉइड करो, ठीक है। वो एंड के लिए रखो 2 नंबर को, पहले 8 नंबर पे फोकस करो कि इतने तो आए पहले। तो ये अगर हमें शॉर्ट पता है ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें शॉर्ट पता होता है आएंगे ही आएंगे, तो उन क्वेश्चंस पे पहले ध्यान देना है ताकि मार्क्स वो वाले तो जाएं ही ना। फिर जो बच जाते हैं क्वेश्चंस, ये वाले मार्क्स भी हम ले लें। कुछ टारगेट बनाओ कि इस टाइम तक मुझे पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, कि प्री के टाइम तक मेरा ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए, या प्री के 1 महीने बाद तक मेरा ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए, ताकि उसके बाद अपना रिविजन में लगना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड बाकी कोर्स की जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।